अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैन अनवर और ईद उल फितर के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक ब्रेक था जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, ये आपको फ्रेश किया होगा, आपको बहुत अच्छा एक स्टार्ट लेने के लिए दोबारा से पुरुमीद नज़र आए होंगे आप। और यकीनन ये जो ईद की छुट्टियाँ थी ये बहुत ज़रूरी होती हैं। एक लंबा ब्रेक आ जाता है आपके पास कि आप अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा मी टाइम गुजार सकें, अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा होगा और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम अपने कन्वेंशनल अंदाज से करेंगे, जिस तरह हम टॉप स्टोरीज डिस्कस करते हैं, साथ साथ अखबारात क्या कहती हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। इसके साथ साथ आज का हमारा दूसरा सेगमेंट होगा मंकी पॉक्स पर, एक और वायरस जो कि आजकल पाकिस्तान में इसकी तशखीस हुई है और 2 से 3 केसेस सामने आए हैं। मंकी पॉक्स क्या है, किस तरह अफेक्ट करता है और साथ साथ इसकी प्रिवेंशन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल एतमाद का वोट लिया। 180 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल थी और 180 अरकान पार्लियामेंट्स ने यह बताया दोबारा से फिर से कि जो पीएम साहब हैं उन्हें भरपूर सपोर्ट हासिल है पार्लियामेंट की, और जो हुकूमत है वो भरपूर अंदाज से काम करना चाहती है, कर रही है। और साथ साथ ये भी पैगाम दिया गया पीएम साहब की तरफ से कि अगर उन्हें घर भी भेजा जाता है, जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेजा गया, तो वो 1000 बार घर जाने को तैयार हैं। ये उनकी स्टेटमेंट थी। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सलाहुद्दीन। आप फर्स्ट हेड ऑफ फर्स्ट प्राइवेट न्यूज़ चैनल थी, साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये सफर तो पीटीवी से ही आगाज हुआ था जी, जब पहला न्यूज़ चैनल आया इंडस, तो जाहिर है वहाँ मूव कर गए। बिल्कुल ठीक है। तो कैसा रहा आपका ये सारा सफ़र, क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं जिस तरह पिछली सियासत के सिलसिले थे, फिर अब एक सियासी माहौल है, किस तरह देखती हैं इसको? जहाँ तक मेरे सफ़र का ताल्लुक है तो पीटीवी से एक फर्स्ट चैनल जब आया था तो मुझे इतना नहीं पता था कि इस हद तक हम आगे बढ़ जाएंगे। शुरू में तो हमारी वैल्यूज़ और सिस्टम और गुफ्तगू का अंदाज और रिसर्च काफ़ी अच्छी होती थी। उसके बाद अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब दौर फास्ट फूड का आ गया है। बिल्कुल। तो बस वो जल्दी जल्दी में आप ब्रेकिंग न्यूज़ और ये चीज़ें आती हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ तो खैर जब भी हमने बहुत की, लेकिन ये कि अच्छा है, हर दौर नई जनरेशन के हिसाब से होता है। जो चीज पसंद की जाती है वो बिकती है, वो खाई जाती है। बिल्कुल। तो दिस इज इट। राइट। अच्छा शाहीन साहबा, मूविंग टू आवर न्यूज़पेपर्स, हमारी जो उर्दू की टॉप स्टोरी है आज की, वो कहती है जी 180 अरकान पार्लियामेंट की जो हिमायत है वो वज़ीर आज़म साहब के साथ है। कल एतमाद का वोट लिया गया और साथ साथ उन्होंने कहा जी 1000 बार घर जाने को तैयार हो अगर घर भेज दिया जाए और अदम एतमाद जाहिर कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो कामयाब हुए हैं पीएम साहब और उन्होंने एतमाद का वोट लिया है। किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को? बड़ा सरप्राइजिंग था जब आप कॉन्फिडेंस वोट लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो पहले से ऐलान होता है, ये होता है, वो होता है। हमने सुना था एक शाया है या एक लंच है, उसका एहतमाम किया गया है, तमाम लोगों को कहा गया है आए, तो लोग आए, उन्होंने वोट दिया, लिया। ये ज़रूरी था मेरे हिसाब से। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पॉइंट आउट लोगों ने किया, ऑपोजिशन ने किया, कि मनी बिल आया था। मनी बिल इस तरह से आया था कि इलेक्शंस के लिए एक बिल, एक मनी एलोकेट होना थी। वो मनी हुई नहीं क्योंकि पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब वो रिजेक्शन हो गई तो आप लाख कहें कि भाई हमने खुद किया, हमारे लोगों ने, पार्लियामेंट ने, हम है, तो कुछ सवालात उठे थे। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छी गेम खेली, बहुत अच्छी चाल चली, टू अश्योर द वर्ल्ड, टू अश्योर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि देखें हम जो इस वक्त ऐवान में लोग मौजूद हैं वो सब हमारे साथ हैं, हम मेजॉरिटी में हैं और मैं अभी भी कमांड करता हूँ इस हाउस का। सही। तो अच्छा, अच्छी राइट, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। अच्छा शाहीन साहब, आपको नहीं लगता कि जो आवाज़ें हुकूमत को काम नहीं करने दे रही थी, इनफैक्ट हमने देखा कि जिस तरह अपोजिशन का भी किरदार रहा, जो एजेंडाज हैं ख़ासतौर पर हुकूमत कहती रही कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान का जो पहला मसला है उससे सामने रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुआशी तौर पर स्टेबल नहीं होगा तो फिर ये जो हुकूमतों का आना और जाने का सिलसिला है ये भी घाटे में पड़ सकता है, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। आपको नहीं लगता कि ये जो आवाज़ें हैं अब कुछ थम जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है एतमाद का वोट ले लिया है पीएम साहब? नहीं, मेरा ख्याल है आवाज़ें थमेंगी नहीं, लेकिन कम से कम जो हुकूमत वक्त है वो कॉन्फिडेंट होगी। ठीक है। और हुकूमत वक्त में जो एलाइज हैं वो कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि अंदर से
टूटते आप बाहर से बहुत कम है, अंदर से ज्यादा टूटते हैं। तो अंदरूनी तौर पे पीडीएम को मजबूत होने के लिए इस वोट की अशद जरूरत थी। जो ऑपोजिशन है वो अपनी तरफ से ये आवाजें उठाती रहेगी, और जो क्रिटिक हैं, जो नाकदीन हैं, जो हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, वो अभी भी पॉइंट आउट करते रहेंगे। जैसे हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने कहा ये तो 160 वोट है। जी जी। तो इस तरह की क्रिटिसिज्म तो आते रहेंगे, चाहे जितने वोट हों। तो ऑपोजिशन तो नहीं, बट हुकूमत वक्त अंदर से कॉन्फिडेंट होगी। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे कि देखो वो हाउस जिसको लेके मैं चल रहा हूँ वो अभी भी सब मेरे साथ हैं। ये गलत है कि मुझे ये लोग छोड़ने वाले हैं, MQM छोड़ने वाली है, या JUI छोड़ने वाली है, या पीपल्स पार्टी में दरारें हैं। तो वो चीज़ जो है ना, उसको काफ़ी हद तक उन्होंने काबू पा लिया। राइट। अच्छा शाहीन साहब, कल हमने देखा कि जिस तरह दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर साथ बैठे हुए थे, एक जेस्चर ये भी दिया गया कि PDM जो है, हमने देखा कि कंट्रोवर्सीज उठी कि PDM को शायद ख़तरा है, आपस में इख्तलाफात हैं, या फिर जिस तरह MKM की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात भी शो किए जा रहे थे, उसको भी PM साहब ने एड्रेस किया। कल एक तासुर दिया है हुकूमत ने कि PDM भी अपनी जगह मजबूती से खड़ी है, और जो उनका एजेंडा था वो उसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छा उन्होंने सिग्नल, मैं जो कह रही हूँ ना, अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूती का दिया, वो यही दिया कि उनको PTI से गुफ्तगू करना थी। दरारें आ रही थी। शेख रशीद साहब को मैंने खुद सुना है, वो कह रहे थे कि जी मैं अभी जाऊं और MQM हमारे साथ हो जाएगी, या फलां साथ हो जाएंगे। तो इस तरह वोट लेके, इस तरह यकजा होके, इस तरह करके उन्होंने शो किया कि भाई ये जो ऑपोजिशन गुफ्तगू कर रही है हमारे खिलाफ, वो एक गुफ्तगू की हद तक है, एक सियासी बयानात हैं। उनको सियासी बयानात से ज़्यादा ना समझा जाए। अभी भी जो PDM जो कोalition गवर्नमेंट बनी थी, वो अभी भी उसी जगह खड़ी है। तो ये एक सिग्नल गया है, क्योंकि उन्हें गुफ्तगू जब आप करते हैं दूसरे अपनी ऑपोजिशन से, और बकौल डॉन अखबार के आर्च राइवल, आई मीन मुझे तो हैरत है ऑपोजिशन होती है, लेकिन हमारी यहाँ दुश्मनियाँ या गुफ्तगू या लोगों का परसेप्शन इतना आगे बढ़ जाता है कि वो उसको ऑपोजिशन के बजाय आर्च राइवल कहने लगते हैं। तो बड़ा बड़ा लफ्ज़ है। तो उस हवाले से हुकूमत वक्त अपने आप को PTI के लिए उन्होंने शो किया कि हम जो हैं इस वक्त बड़े मजबूत प्लेटफॉर्म पे, आप हमारे किसी एलाई को नहीं छीन सकते, किसी एलाई को नहीं बरगला सकते, वी आर ऑल टुगेदर। राइट। अच्छा शाहीन साहिबा, अगर हम MQM की बात करें, मुत्तहिदा की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था लगातार कि उन्हें मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि कराची के नंबर सही काउंट नहीं किए जाते, और जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी थी उसमें इस दफ़ा नंबर्स और कम कर दिए गए। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा जी इसको दुरुस्त किया जाए, खामियाँ दुरुस्त की जाएँ। और फिर PM साहब ने, क्योंकि MQM ज़ाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, PM साहब ने खामियाँ दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया है, ऐसा एक उर्दू अखबार की हेडलाइन कहती है। इस अमल को किस तरह देखती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कराची एक बहुत बड़ा शहर है। अब ये तो MQM के ऊपर है कि वो अपनी सियासी बिसात किस तरह बिछाते हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्शन से पहले अपनी सियासी बिसात बिछाना है। अब वो मोहरे किस तरह चलते हैं, उनको एक टॉपिक ज़रूर चाहिए है ताकि वो उससे लेके आगे अपना गेम बढ़ाएं। अब इस वक्त सही हुई है या गलत, उनको ऑपोजिशन MQM को सारे फैक्ट्स रखना पड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन के घर आए हैं वो मुतमईन भी हो सकते हैं। ये ज़रूर हुआ, जैसे मेरे घर आए तो उन्होंने कहा फला आपका बच्चा नहीं है 6 महीने से मुल्क में, मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा जी उसको नहीं ऐड करेंगे। तो मैंने कहा भाई रहता तो यहीं है, नेशनैलिटी भी यहीं की है, वो भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो 6 महीने से ज़्यादा है वो बाहर है। अब हो सकता है इस तरह के उनके पास क्या शिकायत हैं, वो अपनी शिकायत यकीनन पेश करेंगे, लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं MQM कि वो बार्गेन करेंगे हुकूमत से कुछ एक्स्ट्रा वोट्स की, जो एक परसेप्शन है पुराना कि जी MQM के पास तो ज़रा ज़्यादा ही वोट हो जाते थे, ठीक है ना, अगर किसी हल्के से 70,000 थे तो 80,000 भी हो जाते थे। तो उस हवाले से वो इस दफ़ा मेरा ख्याल है मुश्किल होगा करना। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर उर्दू अखबारात की तरफ देखें तो आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं या जो हेडलाइंस हैं या न्यूज़ स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी रिच दिखाई देती हैं। उसमें एक और बहुत आम स्टोरी है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें क्या है, पाकिस्तान खुद मुख्तार इसके रूस से सस्ता तेल ख़रीदने से मुखालिफ नहीं है। अमेरिका ऐसा कहता है। रूस, हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान हमेशा रशिया की तरफ देखता रहा है, सस्ता फ्यूल प्राइसेस की बात जो ख़ासतौर पर यूक्रेन वॉर के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, हमने देखा कि अमेरिका के कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो दिल से दे रहे हैं या फिर
اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کی ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ آپ اگر اس سوال کو دوبارہ کریں تو میں پھر انٹرنیشنل پولیٹکس کے اس میں جی میں یہ پوچھا تھا کہ جس طرح انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سستا تیل روس سے لینے کے لیے ہم مخالف نہیں ہیں، امریکہ کی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان لے سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی ہندوستان تو لے رہا ہے جی، اور ہندوستان اور امریکہ اکارڈز میں ہیں تو وہ ایک الگ الائنس ہے. اب ہمارے یہاں سے یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ ہم تو سن 58 سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے پہلے وزیر اعظم نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ بالکل ایسے کیا. ہم رفتہ رفتہ آپ اگر ورق الٹیں تاریخ کے تو آپ کو پتہ چلے گا یو ایس پاکستان الائنس بڑے نزدیک رہے، لیکن یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ بھی رہی. جی بالکل. یہاں پہ ہم دوستی کرتے ہیں، ہم افغانستان میں ان کے ساتھ رہے، ہم اس سے پہلے کولڈ وار میں ان کے ساتھ رہے، ہم نے اپنا ملک اوپن کر دیا ریجنل پاورز کے خلاف، مطلب یہ کہ رشیا کا U-2 جہاز گرا لیا ہم نے. تو ہماری اینیمیٹی دشمنی ہمارے ایریا میں بڑی، لیکن ہم نے امریکہ کا ہمیشہ ساتھ دیا. تو ایک سوال یہ اٹھا کہ امریکہ نے لاکھ ہمیں PL-80 کے تحت گندم پہنچایا شروع میں بہت، اس کے بعد افغان وار میں ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ اور اسلحہ بھی آیا، لیکن اس اسلحہ اور پیسہ پاکستان کے لیے نہیں آیا تھا. وہ امریکن گیمز جو ریجن میں تھے، امریکن انفلوئنس جو ریجن میں تھا، امریکن انٹرسٹ جو ریجن میں تھا، اس ریجن کو اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. اب یہاں ہمیشہ ان کا ہمارا کانفلکٹ، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دیا، تم نے ہمارے یہ سو اینڈ سو ABC جو ہمارے آبجیکٹیو سے نہیں پورے کیے. ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کیے، ایک حد تک کیے جس حد تک کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ چاہ رہے تھے تو ہم نے نہیں کیا. اب امریکن جو ابھی یہ بڑا اچھا پوائنٹ کیا، بڑا ریئلسٹک بات کی، انہوں نے کہا ہم تیل کے خلاف نہیں ہیں، آپ سستا تیل مل رہا ہے آپ کہیں سے لے لو. تو جو پاکستان میں ایک کویسچن اٹھا تھا، عمران خان صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ میں تو رشیا گیا، وہ تیار ہو گیا سستا دینے کے لیے، لیکن آپ لوگ مجھے ہٹا دیا. اب سستا تیل آ رہا ہے، امریکہ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے امریکہ اس حد تک پاکستان کو ریجن میں ریجنل پاور سے، اب ریجنل میں اس لیے کہہ رہی ہوں انٹرنیشنل ہے سوویت یونین، لیکن ہمارے چونکہ بالکل نزدیک آتا ہے، ایک بارڈر افغانستان کا ہے، تو ہمیں ان سب سے دوستی کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس وقت ہماری اکنامک کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے اور اپنا امپریشن بھی بہت اچھا کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان کے انٹیگنسٹک نہیں، ہم کوئی خلاف نہیں ہے، ہم پاکستان کی آزادی، پاکستان کی مدد ہی چاہ رہے ہیں. اگر اسے کہیں سے کوئی سستی چیز مل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ ضرور بڑھ کے لے لے. رائٹ. شاہین صاحبہ، اسی نیوز کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں کانٹیکسٹ میں، تو ترکیہ جوہری طاقت رکھنے والے ممالک میں شامل، اور یہ روس کے تعاون سے انہوں نے انرجی پلانٹ لگایا، نیوکلیئر انرجی پلانٹ لگایا. اب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا بلاک ہم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح برکس کو لانچ کیا گیا، ایک نئی کرنسی جو کہ ٹریڈیبل کرنسی ہے، جس میں چائنا، رشیا بہت بڑی سپر پاورز ہیں. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کے ساتھ یہ جو ٹرکی کو اب ایٹامک اس میں شامل کر لیا گیا ہے ساتھ ساتھ. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا بلاک ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ جو سپر پاورز تھی ان کے اگینسٹ کھڑا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ یہ بلاکس بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، لیکن نئی ریالٹیز کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس وقت دنیا جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈالر سے رفتہ رفتہ ہٹ رہی ہے، کوشش تو کر رہی ہے نا، امریکہ کی اپنی کوشش ہوگی کہ ڈالر اس کا اسی طرح رہے، تو نئے بلاکس بن رہے ہیں تاکہ وہ انٹرنل ٹریڈ کر سکیں. انٹرنل ٹریڈ سے ان کی اکانومی مضبوط ہو، اس کے اندر ملٹری انٹرسٹ بھی آئیں گے کہ ہمارا یہ انٹرسٹ ہے جی کہ ہمیں یہ چیز ہماری آپ منظور کر لیں تو ہم آپ کو ABC فیسلٹیز دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ بہت سی چیزیں بڑی طاقتیں، مطلب امریکہ، رشیا، چائنا، ان کی مرضی کے بغیر ابھی بھی نہیں ہوئی. تو جو نئے الائنسز بن رہے ہیں، یہ جو نئے اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، یا چاہے اٹامک اس میں، چاہے اکنامک اس میں، چاہے ملٹریلی، وہ اس لیے کہ یہ کنسنسس بیہائنڈ دا ڈورز یقیناً ہو رہا ہوگا. اور اگر وہ ڈور وہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھر اسرائیل کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل اینڈ امریکہ آر ویری کلوز. جب نیوکلیئر آ جاتا ہے تو کوئی چیز بھی اپ سٹینڈرڈ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ امریکن مرضی بھی اس میں نہ آئے. رشیا اپنی طرف سے کوشش، جیسے سیریا کا تھا، سیریا کا حشر ہو رہا تھا، لیکن جب رشیا نے فٹ ڈاؤن کیا کہ نو مور،
in Syria, हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया, तो अमेरिकन को बैक हैंड पे जाना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा सारी चीजें। तो कहने का मकसद ये है कि अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंसस इंटरनेशनल रीजनल इंटरनेशनल पावर्स में होगा तो न्यूक्लियर के ऊपर बात आगे बढ़ी होगी, अगर बढ़ रही है यकीनन तभी हो सकता है। शाहीन साहब, इसी हवाले से एक और सवाल जहन में आता है कि अब हमने देखा है जिस तरह चाइना कोशिशें कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट युआन को मजबूत करने में, साथ साथ रशिया को भी शामिल करता है, साउथ अफ्रीका भी साथ आ जाता है, और भी दीगर ममालिक हैं, 5 ममालिक का ये ब्लॉक बनने जा रहा है। आपको लगता है कि डॉलर की अब जो स्टेबिलिटी है या फिर जो हाइक हम देख रहे हैं इसमें कुछ कमी आने के चांसेस हो जाएंगे? हमारे मुल्क में तो और किस्सा है। सही, आप हमारे मुल्क का तो इकोनॉमी की वजह से हमारे हर करेंसी बढ़ी है, सिर्फ डॉलर नहीं बढ़ रहा है। आप सऊदी रियाल ले लें, उससे हमारा क्या वास्ता, लेकिन वो बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल। आप ब्रिटिश पाउंड ले लें, वो इतने कौन से इंटरफेयर कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो हमारी एक और कहानी, अगर आप इंटरनेशनली देख रहे हैं तो यस, चाइना ने अफ्रीका से भी अपने जो ट्रेड लिंक किए हैं, रिलेशनशिप्स किए हैं, उसमें भी यॉन को उन्होंने बार्टर ट्रेड सॉर्ट ऑफ थिंग कोशिश की है करने की। तो चाइना का तो यॉन यकीनन इस वक्त आगे आ रहा है और बहुत बढ़ रहा है, और चाइना की कोशिश भी यही है। फिर रशिया और चाइना जो है वो भी अपनी करेंसीज में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, और वो तमाम अब दूसरी कुव्वतें जो I mean we all know चाइना की इकोनॉमी जो है वो इस वक्त नंबर 2 पे है, बल्कि नंबर 1 भी हो जाएगी, यू नेवर नो, बिकॉज़ अमेरिकन जिस तरह अमेरिका में सब कुछ चाइना से तो आता है। हाँ जी, मतलब लाख वो क्रिटिसाइज करें, लेकिन सब कुछ तो वो रॉ मटेरियल एंड थिंग्स बन के एंड मैन्युफैक्चर होके वो भी वहां से जाते हैं। चाइना हैज अ सिस्टम ऑफ मूविंग इकोनॉमी। उनका अभी कोविड में कुछ हुआ है, बैक रिजर्व हो रहा, लेकिन फिर भी चाइना की इकोनॉमी को तो आप नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये तमाम कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि डॉलर चूंकि अपने बढ़ता जाता है तो वो आपस में अपनी करेंसी में करें, ताकि थोड़ा सा अगले लगता है मे बी 50 तक 55 तक अमेरिका की वो इकोनॉमिकली पोजीशन नहीं रहेगी, ज़ाहिर ये दिख रहा है, आई मे बी रॉन्ग, जिससे ये लग रहा है कि डॉलर उतना मजबूत नहीं होगा अगले डेकेड्स में जितना, बिकॉज चाइनीज करेंसीज और एक आध और करेंसी जो है वो आगे आ सकती है। राइट, शाहीन साहब बिल्कुल ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो पर हमने बात की, लेकिन अब जो नेशनल एक बहुत बड़ा मसला है सिक्योरिटी का, हमने देखा कि जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध के कुछ इलाकों में, फिर पंजाब के भी कुछ एरियाज़ में हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात सामने आए। अब सिंध काबीना ने टूल प्लाजों पर कैमरों के लिए फ़ंड्स मंजूर कर लिए हैं, मुजरमों की हेड मनी 1 करोड़। किस तरह देखती हैं इस अमल को? हम देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान हो या फिर सूबाई हुकूमतें हों, काफ़ी अरसे से कह रही हैं कि जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं और फिर आवाम के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन इस अमल को किस तरह देखती हैं? टोल प्लाजास पर ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो गाड़ी स्लो होती है वहाँ हमने देखा इस तरह के फैक्टर्स बहुत मौजूद होते हैं, लूट मार वाले अंसर जो है। देखिए बहुत अच्छी बात है, जितनी सिक्योरिटी पे खर्च करें मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छी बात है। जितना टैक्स लेते हैं आप वो अपने आवाम को सिक्योर करने के लिए, लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला वहाँ आता है जब नियतों पे फतूर हो जाता है, और नियतों पे हम आप ही है ना, आवाम तो वही लोग एम्प्लॉय होते हैं, पुलिस में भी वही लोग एम्प्लॉय होते हैं, हर जगह हर महकमे में हम आवाम से ही जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, जहाँ भी है। अब मसला ये आता है जब पुलिस कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही होती है तो कोई काली भेड़ होती है, वो इन्फॉर्मर बन जाती है, बिल्कुल अंदर से बन जाते हैं, वही डाकुओं तक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वही लूट मार वालों को देते हैं, लूट मार वालों की अपनी एक रेकी हो रही होती है। आपने देखा है कराची में जब भी कत्ल की वारदातें हुई, जब इवन पुलिस पे जो अटैक हुआ, पता चला कि रेकी हुई थी बाकायदा। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे वो काली भेड़ें हो चाहे रेकी हो, आपको अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को, क्योंकि अब मैं बाहर ज़्यादा रहती हूँ तो मैं देखती हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना पड़ेगा, और ये मेरिटोक्रेसी, मेरिट पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ली कुआन यू ने कहा था 3 चीज़ें, उनमें सबसे जो टॉप पे थी वो थी मेरिटोक्रेसी, यानी मेरिट के बेसिस पे आप लोगों को रखें, अपनी रिश्तेदारियां, भाई बंदगी, खानदान, सिफारिश, पैसा इस पे नहीं रखें, और कम से कम सिक्योरिटी इदारों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ मुल्क को भी नुकसान पहुँचाएगी, अवाम को भी, आपके अपने मफाद को भी और अपने महकमे को भी। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसे हम डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं, इंग्लिश अगर टॉप स्टोरीज़ की जानिब देखें तो आज ये बहुत हाईलाइट किया गया है, फायर ऑन मूविंग ट्रेन किल्स 7 इन खैरपुर।
हमने देखा कि जिस तरह ये हादसा हुआ है और जिस तरह एक ही ख़ानदान के 7 अफराद झुलस गए और खालिक के हकीकी से जा मिले, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमने देखा है कि जिस तरह ट्रेन का भी सिलसिला है, हम देखते हैं आए दिन बहुत से एक्सीडेंट्स भी सामने आ जाते हैं और कभी डीरेल हो जाती हैं, कभी इस तरह के वाक़या सामने आते हैं। तो कहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो हिल गई इस वाक़े पे। एक माँ भी हूँ, 4 बच्चे, माँ ने तो छलांग शायद लगा दी थी आग के ऊपर से और वो उसमें भी मरी है। अच्छा हुआ, क्योंकि 4 बच्चे मर जाते और वो रहती तो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, क्या होता। इस वक्त जिसे कहते हैं ये दिल दहलाने वाला वाक़या है, ये इस पे तो फर्स्ट न्यूज़ और इस वक्त सब कुछ होना चाहिए था। आप सोचें, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अपनी मंजिल पे जाने के लिए, ट्रेन के अंदर फायर अलार्म्स नहीं है। फायर अलार्म्स ऐसे होना चाहिए, जब भी आग लगे तो आगे इंजन ड्राइवर तक वो न्यूज़ जाए और फौरन इमीडिएट, और उसको वो करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर, भाई इंटरनेशनल हम दुनिया में सफ़र करते हैं ट्रेनों में, वहाँ इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, बंदा फौरन खींच के आपको स्प्रिंकल करता है ताकि आप खुद ही कर लें, ये नहीं कि कोई आके करेगा। मेरा कहने का मकसद ये कि ट्रेन को आपने बॉक्सेस ऑफ बर्निंग ह्यूमंस बना दिए हैं, आपको इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। बहुत जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर फीलिंग्स जगाना पड़ेंगी। और आई थिंक साद रफीक साहब हैं जो भी इस वक्त लुक आफ्टर कर रहे हैं, बहुत से लोग आए हैं गए, उनको ट्रेन को जितना, इतनी अच्छी जर्नी बेस्ट होती है वो ट्रेन की होती है। आप क्यों नहीं, वो जहाज से भी जा सकती थी 4 बच्चे और वो लेके, अगर फर्स्ट क्लास में वो खातून कर रही थी एयर कंडीशन में। मुझे समझ नहीं आया कि एयर कंडीशन में आग लगती है, सिस्टम को चेक स्टेशन पे पहले क्यों नहीं किया जाता। आप यकीन करें, हम लोग जब छोटे थे और हम ट्रेवल करते थे तो जंक्शंस पे ट्रेनें रुकती थी और बाकायदा पूरा रीचेक एंड चेकिंग्स होती थी। ये बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ। अब तो मैंने सुना है कि इस तरह नहीं होता। तो आई रियली वांट द रेलवे मिनिस्टर टू कम आउट विद फुल स्ट्रेंथ, अपना सारा ट्रेन की सिक्योरिटी। आपने भी थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी की बात की थी, सिर्फ डाकुओं से सिक्योरिटी नहीं है, इंटरनल हेमरेजिंग जो हो रही है उससे भी सिक्योरिटी चाहिए। कि ये जो नुकसानात हो रहे हैं, ये जो जानी नुकसान हो रहा है, ये जो सफ़र मुश्किल हो रहा है, खुदा के वास्ते इसके बारे में आपको करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर तो दे दिए बिल्कुल, उन्होंने कहा जी ये रूल आउट हरगिज़ नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा बाकी, और इंक्वायरी साथ साथ की जाए कि क्यों हुआ और किसकी गफलत थी और उसे आड़े हाथों लिया जाएगा। बहरहाल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ा मसला, एम पॉक्स, मंकी पॉक्स जिसे कहते हैं, इसे डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। किस कदर बदमिजाज लड़की है ये। इतने दिनों बाद आया हूँ, कम से कम विश तो किया होता है। विश तो मैं ऐसा करूंगी कि आप सारी उम्र याद करेंगे। बस इसी किस्म की कुछ विश की मुझे जरूरत है जो सारी उम्र के लिए हो। मामू, मेरे पास अगर गाड़ी होती ना तो मैं क्या शान से जाती उसकी शादी पर। मेरे अगर तुम सारे लिफाफे चोरी कर लो तब भी गाड़ी नहीं आ सकती। पता है, मुझे पता है। वफादारी वजूद की तरह है पाशा, जब रूह निकल जाती है तो इंसान को मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाता है। इंसान की इंसान के साथ वफादारी जिस्म की रूह के साथ वफादारी की तरह होनी चाहिए। वो नुमाइश नहीं होगी। तुम्हारे अज़ाइम बहुत जारहाना है। ये सब क्या हो रहा है पाशा? हमें अब्दुल हमीद के रास्तों में रुकावट डालनी होगी। उस्मानियों पर हमले की साजिश की जा रही है। या तो अहमद पाशा साइबेरिया जाएंगे या फिर हजारों किरिम तुर्क। अगर अहमद पाशा भी गद्दार है तो फिर कौन गद्दार नहीं है? अहमद पाशा को जिला वतन नहीं करेंगे आप, किरिम का निगरान बनाएंगे। अहमद पाशा गद्दारी कैसे कर सकते हैं? वफादार लोग तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। बाबा ने अपना घर बदतरीन दुश्मन को दे रखा है। तुम एक शैतान हो। हमारी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? जॉरिस और गुलियेव के लिए ये आखिरी हथियार होंगे जो वो देख पाएंगे पाशा। हमारे पास हर चीज के लिए एक मंसूबा है। चाचा, बग्गी में वो भी है। कौन? जॉरिस और लार्स। तो ठीक है फिर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और जिस तरह हम बात कर रहे थे मंकी पॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, एक और वायरस जो कि अब पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके कुछ केसेस सामने आए हैं, लेकिन क्या तदाबीर की जा रही हैं, किस तरह इसे रोका जा सकता है, इससे प्रिवेंशन किस तरह दी जा सकती है। ख़ासतौर पर हमने देखा है जिस तरह कोविड के बाद से एक पेंडेमिक की सूरत हाल थी, आवाम तैयार नहीं थी, बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम लगा यूज़ टू होते हुए, और प्रिवेंशंस को सामने रखते हुए लोग मास्क नहीं पहनते थे, हाथ नहीं साफ़ करते थे या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते थे उस तरह। लेकिन फिर बहरहाल लोगों को ये पता चला कि ये करनी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, इन फैक्टर्स को सामने नहीं रखा जाएगा तो हालात कशीदा हो सकते हैं। अब मंकी पॉक्स एक और वायरस है, इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह फैलता है, और यकीनन ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये वायरस जानवरों से आता है, जो कि कहा जा रहा है कि जी जानवर इसकी मेन सोर्स बनते हैं, तो फिर उनसे किस तरह प्रिवेंशन हासिल की जा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है जानवरों और इंसान का जो रिश्ता है ये कभी तोड़ा नहीं जा सकता या फिर टूट नहीं सकता, दोनों एक दूसरे से मशरूत हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब साहब, सीनियर डॉक्टर हैं, साथ जनरल फिजिशियन। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अलहमदिल्ला। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स को सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? क्या कोई बंदरों से कोई इसका वास्ता है, या फिर क्योंकि ज़ाहिर है हम मंकी एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जानवर है जिसे हम देखते हैं, इंसान दोस्त जानवर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि ये टॉक ऑफ द डे आज बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ केसेस के जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और लोगों में इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अवेयरनेस हो, इससे बच सकें। तो आपका सवाल है मंकी पॉक्स, इसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? अब जो इसका उर्फ आम हम इसको एम पॉक्स कहते हैं जी, बिल्कुल। मंकी पॉक्स से एम पॉक्स कहते हैं। हाँ जी। ये 1958 की बात है, ये डेनमार्क में ये कुछ रिसर्च हो रही थी, बंदरों के ऊपर रिसर्च हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वहाँ दरियाफ्त हुआ, अच्छा, बंदरों के अंदर ना। उसके बाद फिर जो 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 माह का बच्चा था, उसके अंदर ये दरियाफ्त हुआ ये, ठीक है। उसके बाद फिर इसका आउटब्रेक हुआ 2022 में पूरी इसमें ईस्ट में और दुनिया के काफ़ी ममालिक में हुआ ये। तो इसको मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ये दरियाफ्ती मंकीज में हुआ। अच्छा, मंकीज इफेक्ट हुए सबसे पहले। जी सही। तो अब इसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे तरक्की होती रही, लोगों ने देखा, सबसे पहले अगर मैं देखूं आपको थोड़ा, मैं अगर माजी में लेके जाऊं तो सबसे पहले एक स्मॉल पॉक्स होता था। बिल्कुल होता था, जो अब इरेडिकेट हो गया। वो इसी की फैमिली का, मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी की फैमिली का एक वायरस। तो स्मॉल पॉक्स था क्योंकि उसकी हमने पूरी दुनिया में जो इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी थी, लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, तो 1980 में हमने इसकी वैक्सीनेशन खत्म कर दी, ठीक है, और इसके लोगों को इम्यून कर दिया और वो स्मॉल पॉक्स दुनिया से खत्म हो गया। सही। इसके बाद अब जो ये दोबारा से ये इसका आउटब्रेक हुआ है और ये इसमें एम पॉक्स के नाम से, जो मंकी पॉक्स के नाम से आया, ये भी इसी तरह इसको हम जीनस जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस के नाम से इसको हम कहते हैं। ठीक है। इसके 3 क्लैड होते हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। अभी जो 2022 में आया है वो क्लैड 2B जो है वो दरियाफ्त हुआ है, और जो इस पर जो दुनिया में फैल रहा है। तो ये पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2 से 3 केसेस जो अभी ट्रैवलर्स पाकिस्तान में आए हैं उनमें दरियाफ्त हुआ है, लेकिन अभी तक लोकल पॉपुलेशन में जो है इसकी कोई एविडेंसेस नहीं आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम पहले से इसको अवेयर हो जाएं ताकि हम कोविड वाली सिचुएशन से जो गुजरे थे उससे ना गुजरें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये फैलता किस जानवर से है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चूहों से भी शायद इसको रिलेट किया जा रहा है कि चूहों से ये वायरस पैदा होता है। हमने देखा चूहे जो हैं वो माजी में भी हमने देखा है, इंडिया में भी खास तौर पर ये एक आपको याद होगा कि ताउन की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, और उसके बाद जी बिल्कुल, ये क्या उससे रिलेट करती भी कोई बीमारी है? अभी तक जो रिसर्च की गई वो 2 हैं, एक तो गलेरी जिसको हम कहते हैं स्क्विरल, वो ठीक है, और दूसरा मॉन्की। अच्छा, स्क्विरल से भी होता है, बहुत खूबसूरत जानवर होता है जी। उन 2 में ये पाया गया। अभी तो जैसे जानवरों में कहते ही हैं कि जानवरों को जो लोग डील करते हैं या जानवरों के साथ उनमें फैलता है, लेकिन इंसान से इंसान में फैल सकता है, इंसान से जानवरों में फैल सकता है और जानवर से इंसानों में फैल सकता है। तो ये तीनों जो है इसके वेक्टर हैं जिसके जरिए आप उसमें फैला सकते हैं। कंटेजियस है, यानी सब साथ रखने से भी फैल सकता है। अगर जानवर को इफेक्टेड और आपके पास मौजूद है तो उसको पैट करने से, उसको अपने पास गोद में बैठाने से, उसको प्यार करने से, जिस्म पे हाथ फेरने से, या जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ आप भी बैठ जाएं, अगर उसका वायरस वहाँ पर होगा तो वो आपको भी जिस्म में लग सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इस तरह के वायरसेस होते हैं या जिस तरह के पैट होते हैं उनको दूर रखा जाए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पैट हो, दोनों को जो है वो इनसे दूर रहा जाए ताकि ये इसका आउटब्रेक ना हो सके। डॉक्टर साहब, अब ये वायरस अगर हो जाता है खुदा ना खास्ता किसी को, और फिर उसके बाद जिस तरह हम देखते हैं कराची में भी और इस्लामाबाद में कुछ केसेस सामने आए, इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती हैं? इसका क्योर किस तरह किया जा सकता है? क्या ये ट्रीटेबल है अभी मौजूदा सूरत हाल में? ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, और अगर मैं इसके एक आपको डेटा अगर बता सकूं
کہ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی جب یہ دریافت ہوا تو لوگوں کو پہلے شروع میں اتنا پتہ نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کو یہ جان نہیں سکے کہ یہ کس طرح سے پھیل رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ جب لوگوں میں آگاہی ہوئی تو لوگوں نے پھر اس کی پریونشن شروع کری. پریونشن ایک تو اس کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، اور جو جس طرح ہم اسمال پاکس کی ویکسین دیا کرتے تھے اس طرح اس کی بھی 3 ویکسین لگتی ہیں. لیکن ابھی کیونکہ پاکستان میں آئی ڈونٹ نو اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں میں نام اگر لے سکوں آغا خان ہے، دوسرے اگر وہاں پہ اویلیبل ہے تو وہاں لگ سکتی ہے، لیکن ابھی تک عام جو ہے وہ پبلک میں ابھی نہیں آئی ہے اس کی ویکسین. دوسری بات یہ جو پھیلنے کے اپنے بات ہے کس طرح سے پھیلتا ہے، یہ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ آپ کو سانس میں جا رہے ہیں، سانس کے ذریعے پھیل سکتا ہے، چھونے سے پھیل سکتا ہے، یا جو جسم کی ہماری رطوبتیں ہیں چاہے وہ ہمارا لعاب دہن ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ چاہے جیسے ہم کسنگ کے دوران یا بچوں کو پیار کرنے یا بڑوں کو پیار کرنے کے دوران وہ ہم اس سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، یا جسم سے اور دوسری نکلنے والی رطوبتیں جو ہیں وہ اگر ہم غیر فطری جنسی عمل کریں گے اس سے بھی جو ہے یہ پھیلنے کا بہت زیادہ اس کا پیش خیمہ بنا ہے. صحیح، رائٹ، بالکل ٹھیک. اچھا، اگر ہم ریشو کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں میں جو ایک ریسرچ ہے بچوں میں زیادہ ہے، بڑوں میں زیادہ ہے، خواتین یا مرد حضرات میں زیادہ اس کا ریشو ہے؟ یہ مردوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے. اچھا، کیونکہ مردوں میں جو ایک غیر فطری جنسی عمل ہے اس کے ذریعے زیادہ پھیلتا ہے یہ، اور خواتین میں بھی پھیل سکتا ہے. اگر مرد ہے اور خواتین ان کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں تو ان میں بھی پھیل سکتا ہے. اسی طرح بچے ہیں یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے اندر بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی احتیاط کریں، اگر خدا نخواستہ ان کو یہ ماں سے بچے کو بھی ٹرانسفر بالکل ہو سکتا ہے. یا جو بچہ جو ماں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ جب ڈیلیور کرتی ہیں تو ان میں بھی یہ چانسز ہے کہ ان میں بھی بچے میں یہ ہو سکتا ہے. تو جیسے ہی اگر اس طرح کی کوئی سمٹمز یا علامات ظاہر ہوں تو فوراً اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا فوراً سدباب کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، کیا اس کا تعلق ڈائریکٹ امیونٹی سے؟ کیونکہ ظاہر ہر بیماری اگر ہماری امیونٹی کمزور ہے یا ویک ہے تو باڈی اسے فوراً ایکسیپٹ کر لیتی ہے وائرس کو. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کووڈ کی ویکسینیشن کی گئی، ظاہر ہے آپ نے جس طرح کہا اسمال پاکس کی بھی ویکسینیشن تھی، پھر وہ روک دی گئی ویکسینیشن، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وائرس بھی امیون ہو چکا ہے ہمارے باڈیز کے اندر، یا پھر اس طرح ہماری باڈی ریئیکٹ نہیں کر پا رہی کہ جس طرح جو موجودہ صورتحال تھی کووڈ میں خاص طور پہ اس کے بعد سے؟ اصل میں ہوتا ہے کہ وائرس اپنا وقت کے ساتھ ساتھ اسٹرین چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، میوٹیٹ کرتا ہے وہ اپنی اسٹرین چینج کرتا ہے. اب جیسے اگر میں اس کی مثال دوں کہ ایم پاکس کی، اس نے بھی اپنی اسٹرین چینج کر کے دوبارہ چینج کر کے دوبارہ اس میں چیچک کہتے ہیں اس کو نا، اس کو ہم اسمال پاکس کو چیچک کہتے تھے اس کو ہم. لیکن اس کی جو علامات ہیں یا اس کی جو نمودار ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر ریشز ہوتے ہیں، بلسٹرز بن جاتے ہیں، اس کے اندر پھر پس یا پانی بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتی ہے. بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں کمر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، اور آپ کی جو بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے بندہ کہ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جی اس کو اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دوسری بیماریاں ہیں، جیسے اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے اس طرح کا تو اس سے ہمیں ڈسٹنگوش کرنے میں تھوڑی سی ذرا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ میزلز ہو گئی یا اس طرح کے جو ریشز ہوتے ہیں، جیسے کوئی دوا آپ نے کھائی اس سے ریئیکشن ہو گیا، اس کے ریشز ہیں، میزلز ہیں، سفلس ہے، چکن پاکس ہے. اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ کافی اس سے میمکس یا ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو جب تک آپ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ نہ کرائیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں یہ واقعی یہ ایم پاکس ہے یا کوئی اور وائرس ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب، گھر میں کسی فرد کو ہو جائے تو کیا سیفٹی پریکاشنز لینی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے کنٹیجیس ہے، اور پھر ہماری جو فیملی سسٹمز ہے اس میں 6-7 افراد تو ایوریج ایک گھر میں موجود ہیں. کس طرح کی تدابیر لینی چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ماسک پہنیں. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آپ کسی سے تاکہ سانس سے ٹرانسفر نہ ہو. جو ڈراپلیٹ ہوتا ہے یا سانس سے آپ چھینک رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس سے پھیل رہا ہے. دوسرے گلوز پہن کے رکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اس کی چیزوں کو چھوتے